नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, अचानक जमीन कांपने लगे या फिर नदी का पानी उफन कर शहर में आ जाए। ऐसी हालत में हमारी मदद के लिए कौन आता है? असल में पर्दे के पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, जिसका मकसद होता है जाने बचाना। आज हम इसी सिस्टम को, यानी कि आपदा प्रबंधन को, थोड़ा करीब से समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है तो होता क्या है? कौन होते हैं वो लोग जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट की बात करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि हम मैनेज किस चीज को कर रहे हैं। मतलब ये आपदा या डिजास्टर आखिर है क्या चीज? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे बहुत ही सीधे साधे शब्दों में समझाता है। वो कहते हैं कि आपदा एक ऐसी घटना है जिससे निपटने के लिए बाहर से मदद बुलानी पड़े। मतलब मान लीजिए किसी छोटे से गांव में बाढ़ आ गई और वहां के लोग खुद उससे निपट नहीं पा रहे, तो बस वही एक आपदा है। WHO की ये जो डेफिनेशन है ना, वो 3 मेन चीजों पर टिकी है। कोई भी घटना तब तक आपदा नहीं कहलाती जब तक ये 3 शर्तें पूरी ना हो जाएं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चीज है घटना का होना, द इवेंट। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नेपाल जैसा भूकंप हो या फिर भोपाल गैस त्रासदी जैसी कोई इंसानी चूक। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हालात का काबू से बाहर हो जाना। इसका मतलब ये है कि मुसीबत इतनी बड़ी है कि वहां के लोग यानी लोकल कम्युनिटी अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। उनकी अपनी जो क्षमता है वो कम पड़ जाती है। और फिर आती है तीसरी चीज, मदद की जरूरत। जब अंदर से कोई रास्ता नहीं बचता तो बाहर से मदद की जरूरत पड़ती है, जाने बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए। और बस यही वो पॉइंट है जब कोई मामूली घटना एक बड़ी आपदा बन जाती है। अब इन आपदाओं को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं प्राकृतिक, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, और दूसरी होती हैं मानव निर्मित, मतलब इंसानों की वजह से होने वाली, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री का हादसा या फिर कोई आतंकी हमला। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आपदा होती क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि इससे निपटा कैसे जाता है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सोचे समझे एक प्लान्ड प्रोसेस में। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा आधार है उसे कहते हैं साइकिल ऑफ रेजिलियंस। इसका मतलब है मुश्किल हालात से उभरकर फिर से खड़े होने और अगली बार के लिए तैयार रहने का एक पूरा चक्र। ये एक ऐसा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस साइकिल में 4 फेज होते हैं। पहला चेतावनी, मतलब आपदा आने से पहले की तैयारी। दूसरा इमरजेंसी, यानी जब असल में बचाव का काम चल रहा होता है। तीसरा है पुनर्वास, जिसमें लोगों को सेफ कैंप्स में रखा जाता है। और चौथा फेज है रिकवरी का, जिसमें टूटे फूटे घर, सड़कें, सब कुछ दोबारा बनाया जाता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा फील्ड पर चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर। जब कोई आपदा आती है तो मौके पर सबसे जरूरी चीज, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? उस प्रक्रिया का नाम है ट्राइएज। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर 100 लोग घायल हैं और डॉक्टर सिर्फ 10, तो पहले किसे देखा जाए? ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसी का जवाब है ट्राइएज। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये तय किया जाता है कि किसे पहले मदद मिलेगी, और इसका बस एक ही मकसद है, कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा जाने बचाना। ट्राइएज में होता क्या है कि घायलों को उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस आधार पर अलग अलग रंगों से मार्क किया जाता है। ये जो कलर कोडिंग सिस्टम है, ये डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम की बहुत मदद करता है। वो झट से पहचान लेते हैं कि किसे तुरंत मदद की जरूरत है। सबसे पहले लाल रंग, इसका मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब इन लोगों की जान को इमीडिएट खतरा है और इन्हें फौरन, बिना 1 सेकंड गंवाए, मेडिकल अटेंशन चाहिए। फिर आता है पीला रंग, यह है सेकंड प्रायोरिटी। चोटें इन्हें भी गंभीर हैं, लेकिन इनकी हालत स्टेबल है, मतलब ये इलाज के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद है हरा रंग, यानी तीसरी प्रायोरिटी। ये वो लोग हैं जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। इन्हें अक्सर वॉकिंग वुंडेड भी कहते हैं, मतलब ये खुद चलकर मदद तक पहुंच सकते हैं। और आखिर में काला रंग, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे मुश्किल फैसला होता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर जिनकी चोटें इतनी ज्यादा हैं कि उनका बचना लगभग नामुमकिन है। ये फैसला लेना बहुत कठिन है, पर जरूरी है ताकि जो सीमित संसाधन हैं उनका इस्तेमाल उन्हें बचाने में हो जिनके बचने की कोई उम्मीद है। एक बात और,
हर आपदा से निपटने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर चक्रवात आ रहा है तो मौसम की चेतावनियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए और एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर भूकंप आ जाए तो सबसे पहले किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे छिपना है और लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना है। आपदा तो चली जाती है, लेकिन अपने पीछे स्वास्थ्य से जुड़े कई खतरे छोड़ जाती है। जैसे बाढ़ के बाद अक्सर पानी से होने वाली बीमारियां जैसे हैजा और मलेरिया तेजी से फैलती हैं। और वहीं अगर सूखा पड़ा हो तो कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरता है, खासतौर पर बच्चों में। तो अब सवाल ये है कि ये सब करता कौन है, ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक इंसान या एक एजेंसी का काम नहीं है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड की तरह है, जिसकी नींव जमीन से जुड़ी है। मतलब सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं स्थानीय लोग, एनजीओज और कम्युनिटी। उनके बाद आता है जिला प्रशासन, फिर राज्य सरकार और सबसे ऊपर केंद्र सरकार। ये बताता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा लोकल ही होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? सबसे बड़ी सीख ये है कि तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रिपेयर्डनेस इज प्रोटेक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ राहत और बचाव नहीं है, बल्कि ये एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें प्लानिंग, तेजी से ट्रायाज करना और सबसे जरूरी लोगों में जागरूकता फैलाना शामिल है। और आखिर में एक बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, एक सेफ और मजबूत समाज बनाना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी, हेल्थ वर्कर्स की भी और हम जैसे आम नागरिकों की भी। क्योंकि याद रखिए, जब कोई आपदा आती है तो उस वक्त सबसे बड़ी ताकत होती है उस समाज की अपनी एकता। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।